हाय फ्रेंड्स, तो फिजिक्स पंडित के इस पार्ट में जहां पे हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो देखा उसमें वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड एडिशन, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है, हमने उस बारे में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशंस, कुछ एग्जांपल्स, ये सब पढ़ा। यूनिट वेक्टर्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और कैसे कंपोनेंट फॉर्म्स और कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है, कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप कंपोनेंट फॉर्म में ले जाते हैं, कंपोनेंट फॉर्म किस लिए यूजफुल है वेक्टर्स को समझने के लिए। ये सब हमने प्रीवियस जो हमारे आ चुके लेक्चर्स हैं यूट्यूब चैनल पे, फिजिक्स पंडित पे 7-8 वीडियोस हम ऑलरेडी जो पीछे कवर कर चुके हैं उसके अंदर है। अगर आप सीधे इस वीडियो पे जंप कर रहे हैं तो आप प्लीज पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, उससे आपको थोड़ी सी एक हेल्प मिलेगी कि फिजिक्स पंडित पे हम वेक्टर्स को सिक्वेंशियली कहां तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो आने वाले कुछ लेक्चर्स होंगे वो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में होंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में होंगे। तो उसको समझने के लिए हमें बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो होप करते हैं आप पिछले जो वीडियोस हैं उनको आपने अच्छे थॉरोली समझा है, पढ़ा है, उनके नोट्स बनाए हैं। इन वीडियोस के भी आप आगे नोट्स बनाइए और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स पंडित चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। दो तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वेक्टर्स में। एक होता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। देखिए यहां आप साइन पे मत जाइएगा, ये मैंने सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन ही लिया है। वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। वेक्टर इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। ये फिर आगे दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अनदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इनके साइंस भी ऐसे आते हैं, डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो तरह के आपके पास मेथड्स हैं। या तो आप वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट मैकेनिज्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाइड रिजल्ट जो होता है वो एक वेक्टर नहीं होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है स्केलर प्रोडक्ट। वहीं वेक्टर प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो सिंपल है। दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, तो रिजल्ट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो आपको नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसमें जो आपको नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। हम आगे चल के स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में काफी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर से भी होता है, जिसको हमने कहा वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि सपोज आपके पास एक फोर्स वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है 2i + 3j, और आपने इसको एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सपोज 3। ठीक है, 3 आप बोल सकते हैं ये क्या है, 3 सेकेंड्स।
ठीक है, या मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ये लिख सकता हूं कि हो सकता है कि आपने फोर्स को बढ़ाया है बाय 10 टाइम्स, तो एक नई फोर्स वेक्टर डेवलप हुई है, सपोज दिस विच इज 10 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स वेक्टर एफ। तो जब आप लिखते हैं वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो यहां पे स्केलर क्या है, 10, 10 इज ए नंबर, 10 इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर क्वांटिटी से, तो एक नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्या होगा। तो 10 इज देन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स वेक्टर व्हिच इज 2i प्लस 3j। तो नई फोर्स जो आपके पास डेवलप होगी दैट इज 20i प्लस 30j न्यूटन्स। अगर हम इसे प्रॉपर यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज 2i प्लस 3j न्यूटन, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स। तो एक नया फोर्स वेक्टर डेवलप होता है जो कि ये है। अब स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आगे कुछ एग्जांपल आएंगे, उनमें हम समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन हमारी जरूरी है। आपने स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना यहाँ पे देख लिया, आप सिंपल यूजुअल मैकेनिज्म के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्केलर नंबर कोई भी हो, 10, 2.5, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी एन इंटीजर, ये एक फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर ही रहेगी। तो जब एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आउटकम होता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है या जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर के साथ, तो आपको फोर्स ही मिलेगी। अगर आपने वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर के साथ, तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर में अब हम ये इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे, तो मैंने वेक्टर, सपोज ये वेक्टर, मैंने वेक्टर ए बी, जिसको हमने सिंबल ए से यूज किया, मैंने वेक्टर ए बी, और यू कैन से जस्ट ए, इज मल्टीप्लाइड by scalar number or a scalar k, then we get a new physical quantity b। अब इस लाइन को मैं जो मैंने एक्सप्रेस किया है वर्ड्स की फॉर्म में, इसको मैं मैथमेटिकली आपको बताता हूं कि अगर मैं अपने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं एक स्केलर के साथ, तो मेरे को एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है b, दिस इज b। तो when k is multiplied by a, I get a new physical quantity which is b. b is also a vector। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। आपका ये नया वेक्टर b कैसा होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी क्या नेचर होगी, अगर आपने इसको k से मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, वीडियो को पहले आप सुन लीजिए, इसके आगे जो मैं समझाऊंगा उसको पहले आप समझिए, नोट बाद में करिएगा, पहले इसको समझना ज्यादा जरूरी है। बी वेक्टर को और ए वेक्टर को जब आप रिलेट करेंगे, तो दो तरह की चीजें आपको समझनी है। पहली चीज, नेचर ऑफ वेक्टर, नेचर ऑफ न्यू वेक्टर बी में और मे नॉट बी। सेम, ठीक है।
ये बहुत डाइसी सी सिचुएशन है। बी की नेचर जो होगी, बी वेक्टर की नेचर होगी, इट नेचर ऑफ बी वेक्टर मे और मे नॉट बी सेम। यहां पे जरा ध्यान से समझिए, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे कुछ ऐसे। मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर और इसका रिलेशन है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जब आप वेलोसिटी वेक्टर से टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। यहां पे अब स्केलर नंबर जो भी होगा, टाइम 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड जो भी है, इसको जब आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जो कि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। वेलोसिटी कुछ और चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। तो नेचर जो है वेक्टर की वो चेंज हो चुकी है। वेलोसिटी की नेचर अलग है, डिस्प्लेसमेंट की नेचर अलग है, तो सारी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज भी मिल सकती हैं आपको अगर आप स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल ये है। ठीक है, दूसरा ये है, ये तो हो गया डिफरेंट के केस में कि अलग है। सेम भी हो सकती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल एक आपको डिस्कस किया था कि मेरी फोर्स को अगर मैं 10 टाइम्स बढ़ा दूं तो एक नया फोर्स वेक्टर बन जाएगा। ये मेरा प्रीवियस एग्जांपल था। यहां पे फोर्स वेक्टर जो है वो सेम है। यहां अगर मैंने एक छोटी फोर्स ली थी 2y + 3j, उसको अगर 10 टाइम्स बढ़ाया है, उसको सिर्फ बढ़ाया है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है फोर्स का, तो उसकी वजह से जो नया वेक्टर, नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हुई है वो ये। अब नेचर क्या होगा, नेचर दोनों का सेम होगा, फोर्स फोर्स ही रहेगी, उसके यूनिट्स भी सेम रहेंगे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आप स्केलर क्वांटिटी के साथ भी मतलब अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट करते हैं, तो नई क्वांटिटी भी आ सकती है। ठीक है, और हो सकता है आपकी क्वांटिटी सेम रहे। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के स्केलर के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, आगे कई चीजें ऐसी आएंगी जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हमारा जो वेक्टर है वो सेम रहेगा या हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी। वो सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ फंडामेंटल्स आएंगे, तब आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि के साथ मल्टीप्लाई करके हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। नेचर में और मे नॉट बी सेम। दूसरा, नेचर के अंदर दो चीजें आ जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर सेम है, ठीक है, यहां तो हो गया कि ये डिफरेंट हो जाएगी, नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। इफ द नेचर रिमेन्स सेम, तो के की वैल्यू पे भी डिपेंड होता है कि आपका नया वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं डायरेक्शन की। मान लीजिए कि आपके नए वेक्टर की नेचर जो है वो सेम है, जैसे कि यहां पे, तो डिपेंड करेगा कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ के इज ए नेगेटिव नंबर, if k is less than 0 और it is a negative number, तो आपकी नेचर कुछ और होगी। if k is between 0 and 1, तो आपके वेक्टर में कुछ और चेंजेस आएंगे या क्या चेंजेस होने चाहिए। एंड if k is greater than 1, तो आपका वेक्टर क्या होगा। तो उन चीजों को अब हम समझेंगे कि k के ऊपर भी वेक्टर के जो डायरेक्शन होंगी और मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करता है अगर नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन रही है। अगर नई फिजिकल क्वांटिटी बन चुकी है या नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है स्केल के साथ मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता है कि क्या होगा। लेकिन इफ नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, अगर आप फोर्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आउटकम भी एक फोर्स ही है, तो k को जरा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। k के साथ क्या चेंजेस आ जाएंगे आपके नए वेक्टर में, वो हम अब देखेंगे। तो अगर हम a वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर डेवलप कर रहे हैं एंड नेचर ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम, तो यहां पे k की वैल्यूज
इफ k इज इक्वल टू 0, तब तो आपका वेक्टर 0 ही हो जाएगा, ये आपको पता है। इफ k इज लेस देन 0, तो b वेक्टर एंड a वेक्टर हैव 180 डिग्री सेपरेशन। ये अब इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। अगर k लेस देन 0 है तो ये एक नेगेटिव नंबर है, और जो नया प्रोडक्ट आपका जो नया प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, जो नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, जो भी b होगा, वो एक नेगेटिव नंबर के नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो भी एक ही डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट, एक ही डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, या आप मान लीजिए इफ इट इज टुवर्ड्स x एक्सिस, दिस इज a वेक्टर, तो b वेक्टर जो होगा वो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होगा। अगर a वेक्टर y एक्सिस की तरफ है तो b वेक्टर नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा। मतलब जो भी डायरेक्शन होगी उसके 180 डिग्री अपोजिट ही आपकी डायरेक्शन आनी चाहिए b वेक्टर की, ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ पे, एंड इफ k is greater than 0, then b and a have same directions. ये जरूरी है। अगर k 0 है तो आपका नेट प्रोडक्ट 0 है, अगर k नेगेटिव है तो 180 डिग्री सेपरेशन होगी b एंड a के बीच में, अगर k पॉजिटिव है तो दे हैव सेम डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन को लेके। मैग्नीट्यूड को लेके यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड को भी समझ सकते हैं, मैग्नीट्यूड विल रिमेन 0। अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड आपका डिपेंड करता है कि k की वैल्यू क्या है। अगर k की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो ऑब्वियसली आपका जो नया प्रोडक्ट है b वो a से कम होगा, ठीक है। अगर k इस रेंज में है, स्केलर नंबर इस रेंज में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ योर b इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और if k is greater than 1 but less than infinity, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ये, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये मैग्नीट्यूड को लेकर रिलेशंस है ये दोनों। कब? जब k पॉजिटिव है। वैसे ही जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी आप इस्टेब्लिश कर लीजिए 0 और -1 के बीच में होगा तो भी रिलेशन आ रहा है, और अगर नेगेटिव इंफिनिटी टू -1 के बीच में तो भी ये रिलेशन रहेगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। नेगेटिव साइन से सिर्फ डायरेक्शन पे ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव वेक्टर मिलता है तो आप उसका नेगेटिव साइन को बस इतना समझ लो कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, और उसके मैग्नीट्यूड को आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप पॉजिटिव साइन में ट्रीट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको अब हम एक एग्जांपल लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है स्केलर्स का वो वेक्टर्स के साथ क्यों जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हमें ये बेसिक ऑपरेशन पता होना चाहिए, हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स की, काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि हाँ ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। वो कंफ्यूज नहीं होते कि यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी पता होना चाहिए। तो अब एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम। तो अब इस एग्जांपल में हमें दिया गया है इन ए स्पेस एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 1, 3 and 2, स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v जो कि दी गई है। एक ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पे है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी दिस -i + 2j फॉर 5 सेकेंड्स। दिस इज मीटर्स पर सेकेंड। मैं यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी, आप लिख लीजिए मीटर्स पर सेकेंड। हमें बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इनिशियली हमें पोजीशन दी हुई है पॉइंट P 1, 3, 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट।
अब अगर ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से 5 सेकंड तक मूव करती है तो हमें ये बताना है कि नए कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लासिकल वेक्टर और फिजिक्स का मिक्सचर है, आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि ये क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले एक 3D स्पेस में इसे एज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है ये पॉइंट P, सपोज दिस पॉइंट इज हियर 1, 3 and 2, this point P, और minus I, this is x, y, this is z। अगर ये ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं इस तरफ मूव करता है, तो 5 सेकंड के बाद इसका नया कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेते हैं P के बाद ये नई पोजीशन Q पे आ जाता है, तो हमें ये बताना है कि Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखते हैं हमें PQ वेक्टर में Q पोजीशन कैसे मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास एक ओरिजिन जो है मैं उसको यूज करूंगा, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। तो फर्स्ट आई हैव ए वेक्टर OP। तो यहां पे आप ट्राइंगल लॉ देख सकते हैं OPQ। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ट्राइंगल OPQ को, तो clearly I can see that OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector। ट्राइंगल लॉ, मैंने सिर्फ ट्राइंगल लॉ का यूज किया है जो हमें वेक्टर एडिशन में पता है। OP वेक्टर आप निकाल सकते हैं, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। कितना होना चाहिए, अगर दिख रहा है मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है 1, 3, 2, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कंपोनेंट फॉर्म में चाहिए, तो इस कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए 1, 3, 2, और अगर कंपोनेंट्स ये हैं तो वेक्टर फॉर्म होगी I + 3j + 2j। तो मेरे को OP वेक्टर मिल गया, बहुत सिंपल है। PQ वेक्टर क्या है, PQ वेक्टर इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से इतनी वेलोसिटी के साथ ये 5 सेकंड में इधर पहुंच गए, तो PQ इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट विच इज V × t। सिंपल। वेलोसिटी आपको दी गई है -I + 2j, हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, और यहां पे आता है यूज वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर। तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ, कितना होगा -5I + 10j। दिस विल बी इन मीटर्स, क्योंकि मीटर्स पर सेकंड में हम चल रहे हैं। दिस OP वेक्टर, दिस इज आल्सो इन मीटर्स। तो ट्राइंगल लॉ का यूज कीजिए, वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं, तो आप निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, OP वेक्टर की जगह ये फॉर्म रखना है, और PQ वेक्टर की जगह हम ये निकाल चुके हैं। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ऐड करके देखिए कितना आता है। मैं इसे वीडियो के साथ साथ ऐड कर सकता हूं। दिस इज सिंपल, दिस इज I + 3j + 2k, दिस इज OP वेक्टर, और PQ वेक्टर इज -5I + 10j, no k component, so this is 2k + 13j and -5 + I, this is -4I। तो -4I + 13j + 2k, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग निकाल चुके होंगे OP और PQ के एडिशन को, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे OP वेक्टर + PQ वेक्टर जो हमने किया है इक्वल टू OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर इज -4I + 13j + 2k। ये हमारे पास OQ वेक्टर है। अब आप यहां से इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, -4 + 13 + 2, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, न्यू पोजीशन विल बी -4, 13 and 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फाइंड द न्यू पोजीशन। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन न्यू पोजीशन इज -4, 13 and 2। आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
अगर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कुछ सेकंड्स के लिए चलता है दूसरे पॉइंट तक, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये सिंपल है। तो ये एक स्टैंडर्ड फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं जो बहुत बेसिक हो सकते हैं, लेकिन जब 10th से +1 में इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए हमने शुरू में वेक्टर्स, कंपोनेंट फॉर्म, रेजोल्यूशन ये सब पढ़ा, ट्रायंगल लॉ क्या है। अब आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ की हेल्प से हमने पहले एडिशन एस्टेब्लिश की। ओपी वेक्टर क्या है वो हमने कंपोनेंट फॉर्म से निकाला। पीक्यू वेक्टर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर से निकाला। और लास्ट जब हमें ओक्यू वेक्टर मिल गया तो अगेन हम कंपोनेंट फॉर्म में लेके आए और कोऑर्डिनेट्स हमने 3D में कन्वर्ट कर लिए। तो ये एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो सारी चीजें आपकी बताता है, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहां तक कैसे यूज की जा रही है। अब इसके आगे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप नए वीडियोस लेक्चर्स में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किस लिए जरूरी है, और वो हमारे फिजिक्स में आगे एक फंडामेंटल की तरह यूज किया जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट से क्या हेल्प मिल रही है, या क्या किन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए स्केलर प्रोडक्ट जरूरी है, वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर आप बने रहिए, अगले वीडियोस को जरूर देखिए। इन वीडियोस को आप बार बार रिवाइज कीजिए और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए फिजिक्स पंडित चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में उसको जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। जितने ज्यादा हमारे को व्यूज और कमेंट्स और आपके लाइक्स मिलेंगे उतना ज्यादा हमारे को अच्छा लगता है इन वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए। तो आने वाले लेक्चर्स के लिए बने रहिए फिजिक्स पंडित पे। आज के लिए इतना ही काफी है।